हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जीनर डायोड के एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है। अभी प्रीवियस वीडियो में हमने जीनर डायोड में जो ब्रेकडाउन मैकेनिज्म होते हैं, जीनर मैकेनिज्म और एवलांचे मैकेनिज्म, वो डिस्कस किया था। आज जीनर डायोड की एप्लीकेशन, जीनर डायोड एप्लीकेशन, यानी अभी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था आपने कि जीनर डायोड जो है रिवर्स बायस में ही काम करता है। रिवर्स बायस और यू कैन से ब्रेकडाउन रीजन में ही काम करने के लिए इसको स्पेशली मैन्युफैक्चर किया जाता है। ठीक है ना। तो अब इसमें आपको ये क्लियर होना चाहिए कि भाई रिवर्स बायस में या ऐसा क्या इसका यूज है कि इसको हम ब्रेकडाउन रीजन में या रिवर्स बायस में ही ऑपरेट करते हैं। तो जीनर डायोड की एप्लीकेशन शुरू करने से पहले इसकी दो तीन चीजें हैं, वो पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। पहला तो ये हो गया कि आपका जीनर रेजिस्टेंस। ठीक है, जीनर रेजिस्टेंस। ठीक, जीनर रेजिस्टेंस देखिए क्या होता है कि जब भी आपको मालूम है कि जीनर डायोड का सिंबल क्या होता है, ये होता है। ठीक है, ये आपका जीनर डायोड है। मान लीजिए ये इसको इक्वल रखिए इस तरह। ठीक, जब इसको हम इसके इक्विवेलेंट सर्किट में रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा कि ये रिप्लेस होगा एक रेजिस्टेंस से और उसके बाद ये रिप्लेस होगा एक बैटरी से। ठीक है, ये आपका हो गया बैटरी। ठीक, तो ये जो वोल्टेज होता है ये तो होता है वीजेड, जीनर वोल्टेज, और ये जो रेजिस्टेंस होता है आपका, ये कहलाता है आपका जीनर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये दिस इज कॉल्ड जीनर रेजिस्टेंस। अगर आपको मालूम है कि रिवर्स बायस में सी कैरेक्टरिस्टिक कैसे होती है, हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि भाई रिवर्स बायस में इसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो आपसे आपने ये लीकेज किया और ये हो गया। ठीक है ना। अब इससे अगर जैसे दिस इज ऑफ कोर्स वी आर और ये हो गया आपका आई आर। ठीक है, अब रिवर्स बायस की कैरेक्टरिस्टिक से अगर आपको आरजेड कैलकुलेट करना है तो आरजेड कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप सिंपली मान लीजिए यहां पे आपने 2 पॉइंट ले लिए, इसको थोड़ा और बढ़ा लीजिए इस तरह। ठीक, मान लीजिए 1 पॉइंट लिया आपने से ये, ठीक, दूसरा पॉइंट आपने लिया ये, तो ये हो गया आपका चेंज इन वोल्टेज। क्लियर। और इसी के करस्पॉन्डिंग आप क्या करेंगे, ये अगर आपकी रिवर्स करंट है तो ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग आप यहां पे ये निकाल लीजिए करंट। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका डेल्टा ऑफ आई। तो आरजेड हो जाएगा आपका जीनर रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट व्हेन जीनर डायोड इज एक्टिंग इन ब्रेकडाउन रीजन इन रिवर्स बायस। तो ये तो एक चीज हो गई आपका कि जीनर रेजिस्टेंस क्या चीज होती है। ठीक, अब सेकेंड उस पे आइए जीनर की। जब भी ये तो हो गया जीनर रेजिस्टेंस। अब सेकेंड चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है आपका कि जैसे मैं अपनी कई वीडियोस में बार बार इस चीज को रिपीट कर चुका हूं कि जब भी आप कोई इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स या अप्लायंसेस या डिवाइसेस आप लेंगे, आप देखेंगे तो उसकी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड रहती है एंड दैट इज प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जो मैन्युफैक्चरर रहता है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रहती है, वो डिफाइन कर देती है कि भाई ये कंपोनेंट इस वोल्टेज पे ऑपरेट होगा, इतनी मैक्सिमम करंट पे ऑपरेट, मतलब वो सारी चीजें जो उस कंपोनेंट को सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है कि वो कंपोनेंट सेफ भी रहे और अपना काम करता रहे, तो वो सारी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइडेड रहती है मैन्युफैक्चरर के द्वारा। तो यहां पे हम जीनर डायोड की बात कर रहे हैं, तो जीनर डायोड की जो स्पेसिफिकेशन होती है, यहां पे आप लिख सकते हैं कि जीनर डायोड स्पेसिफिकेशंस।
ठीक है, या इसी को कई लोग लिखते हैं रेटिंग। ठीक है, जैसे अगर आपको जीनर डायोड खरीदना है तो आप वो रेटिंग देके खरीदेंगे कि भाई हाँ हमको इतनी जीनर करंट वाला, इतना मैक्सिमम आउटपुट पावर वाला, और ये सारी चीजें इसमें डिफाइन। तो पहली चीज हम क्या देखेंगे जीनर डायोड में, जो पहली चीज होती है वो होती है जीनर वोल्टेज। पहला आप लिखिए जीनर वोल्टेज VZ। ठीक, ABCD। ठीक, सेकेंड आप लिखेंगे मैक्सिमम पावर डिसिपेशन। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि क्या चीज है ये मैक्सिमम पावर डिसिपेशन। ठीक है, PZM की मैक्सिमम पावर कितनी डिसिपेट हो सकती है इसके अंदर। थर्ड है आपका ब्रेकडाउन करंट। थर्ड है ब्रेकडाउन करंट। ठीक है, और फोर्थ और लास्ट है आपका जीनर रेजिस्टेंस, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसको आप IZK भी लिख सकते हैं। और फोर्थ हो गया आपका जीनर रेजिस्टेंस। ठीक, ये चार स्पेसिफिकेशन होती है किसी भी जीनर डायोड को बनाते टाइम। मैन्युफैक्चरर ये सारी चीजें डिफाइन कर देता है कि भाई जीनर वोल्टेज मतलब कि जब आप इसको ब्रेकडाउन रीजन में लाएंगे तो इसके क्रॉस इतना वोल्टेज होगा। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम पावर डिसिपेशन मतलब कि जैसे भाई आप वोल्टेज जब बढ़ाते जाएंगे तो करंट बढ़ती जाएगी, लेकिन हम कितना बढ़ा सकते हैं वोल्टेज? हम इतना बढ़ा सकते हैं कि जहां तक इतनी पावर अलाउड है। अगर पावर इससे ज्यादा डिसिपेट हो रही है तो फिर वो डैमेज हो जाएगा जीनर डायोड। तो ये हो गया आपका मैक्सिमम पावर डिसिपेशन। इतनी पावर, आपको मालूम है पावर मतलब पावर मतलब एनर्जी, और एनर्जी विल कन्वर्टेड इनटू हीट। तो इतनी हीटिंग तक वो जीनर डायोड आपका आराम से काम करता रहेगा। इससे ज्यादा हीटिंग होगी, इससे ज्यादा पावर डिसिपेट होगी तो वो डैमेज हो जाएगा। थर्ड आपका क्या है? ब्रेकडाउन करंट। ठीक है, ब्रेकडाउन करंट मतलब कि जब रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन होगा उसके बाद जो करंट फ्लो करेगी तो उसकी भी रेंज डिफाइंड रहती है कि भाई इतने मिली एम्पियर से इतने मिली एम्पियर तक ही अलाउड है। ठीक है, उससे ज्यादा होगा तो फिर वो डिसिपेट हो, आपका डैमेज हो जाएगा जीनर डायोड। और चौथा है आपका जीनर रेजिस्टेंस, वो मैंने अभी आपको इनिशियली डिस्कस किया है। तो ये आपका जीनर रेजिस्टेंस और जीनर डायोड स्पेसिफिकेशन, ये दो चीजें हैं जो किसी भी जीनर डायोड को जब आप यूज करने जा रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होंगी कि हमें किस तरह की रिक्वायरमेंट है, हमको क्या रिक्वायर्ड आउटपुट चाहिए उस सर्किट से जिसमें हम जीनर डायोड यूज करने जा रहे हैं, और उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम जीनर डायोड चूज करेंगे। तो दिस वाज फ्यू बेसिक पॉइंट्स विच वर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड नो इट। तो इसलिए मैंने जीनर डायोड एप्लीकेशन से पहले ये चीजें आपको डिस्कस कर दी है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट जीनर डायोड एप्लीकेशन। ठीक है ना, कि जीनर डायोड कैसे यूज होता है, कहां यूज होता है, क्या एडवांटेज है उसको यूज करने का, ये सारी चीजें अब हम डिस्कस करेंगे। देखिए जीनर डायोड जो है, जैसे मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि इट इज वाइडली यूज, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में आप यूज करेंगे तो ये केवल एक सिंपल पीएन डायोड की तरह काम करेगा। लेकिन जब आप इसको रिवर्स बायस में यूज करेंगे तो इसका जो स्पेशल इफेक्ट है फॉर द पर्पस फॉर विच इट इज बीइंग डिजाइंड, स्पेशली जीनर डायोड किस पर्पस के लिए डिजाइन किया गया है, वो जब हम जानेंगे तब हमें समझ में आएगा कि जीनर डायोड का क्या यूज है। ठीक है ना, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि जीनर डायोड, इसको आप ये लिख सकते हैं एप्लीकेशन, और जीनर डायोड एप्लीकेशन में लिखा हुआ है, पहला लिखिए। ठीक है, पहला है आपका एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, या जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका यूज है कि जीनर डायोड विल एक्ट एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर क्या काम करता है?
टू कीप द वोल्टेज कांस्टेंट। किसी भी डिवाइस या अप्लायंस या किसी भी दो टर्मिनल के बीच में अगर आपको वोल्टेज कांस्टेंट रखना है तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? जीनर डायोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो अभी मैं आपको सर्किटरी से एक्सप्लेन करूंगा। सेकेंड पॉइंट जो है आपका, जो सेकेंड इसका यूज है वो है आपका फॉर मीटर प्रोटेक्शन। फॉर मीटर, जो इलेक्ट्रिक मीटर लगे होते हैं, फॉर मीटर प्रोटेक्शन, ठीक है। और थर्ड यूज जो है इसका वो ये है फॉर वेव शेपिंग सर्किट्स, ठीक है। फॉर वेव, जो वेव फॉर्म होती है सिग्नल की, वेव शेपिंग, फॉर वेव शेपिंग, सिंपल। किसी भी वेव फॉर्म को अगर आपको शेप करना है तो आप जीनर डायोड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। दीज आर द थ्री मेन एप्लीकेशन ऑफ जीनर डायोड। अब इस पे बात आती है, नाउ वी विल टेक फर्स्ट वन एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है ना। तो देखिए, इसको मैं बहुत ही आपको सिंपल ढंग से समझाता हूं कि मान लीजिए आपका से कोई आपने एक सर्किट बनाया, ये वोल्टेज है, ठीक। यहां पे क्या किया आपने? एक रेजिस्टेंस लगाया, ठीक है, और ये आपका लोड रेजिस्टेंस है RL, ठीक है। अब ये है आपका R, ठीक। अभी क्या होगा कि, और आप यहां पे वोल्टेज है लोड वोल्ट VL, ठीक। अच्छा, अब क्या होगा? अब हमने कहा कि भाई हमको, अब इसमें जब हम फॉर ये आपने करंट फ्लो कराएंगे, सर्किट कंप्लीट करेंगे, तो क्या होगा? इसके अंदर करंट बहेगी, ठीक। अब यहां पे क्या होगा? जब हम वोल्टेज चेंज करेंगे तो वही करंट इसमें बहेगी और वही करंट इसमें बहेगी, ठीक। वोल्टेज कम किया हमने तो यहां कम करंट आएगी, मतलब यहां कम वोल्टेज आएगा, और वोल्टेज हमने ज्यादा किया तो यहां ज्यादा वोल्टेज आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? अच्छा, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हम ये चाहते हैं कि भाई VL जो है हमारा, ठीक है, वी वांट VL टू कीप इट कांस्टेंट, ठीक। VL को हमें कांस्टेंट करना है, तो ऐसा यहां पे हम कौन सी डिवाइस लगा दें कि यहां पे चाहे जितना वोल्टेज चेंज हो, यहां पे हमें कांस्टेंट वैल्यू मिले। क्लियर? आप समझ गए कि अभी क्या है, अभी इसको हम बढ़ाएंगे तो यहां पे बढ़ी हुई वैल्यू मिलेगी। सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल यहां पे हमने दिया 10 वोल्ट, तो यहां पे हमें मिल रहा है से 3 वोल्ट, ठीक। यहां हमने कर दिया 10 की जगह 15 वोल्ट, यहां हमें मिल रहा है मान लीजिए 3 की जगह 4 वोल्ट। यहां हमने कर दिया से कम कर दिया इसको 5 वोल्ट, यहां हमारा कम हो गया मान लीजिए 2 वोल्ट, ठीक है। इधर बढ़ा रहे हैं तो इधर बढ़ रहा है, इधर घटा रहे हैं तो इधर घट रहा है, ठीक। हम ये चाहते हैं कि भाई इसमें हम चेंजेस करें लेकिन VL हमारा कांस्टेंट रहे, VL हमारी वैल्यू कांस्टेंट रहे, ठीक। तो इसी को बोलते हैं कि एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, यानी इस सर्किट का आउटपुट हमेशा हमें कांस्टेंट मिले। आपको जो स्टेबलाइजर जो आप टीवी में, फ्रिज में या अदर अप्लायंसेस में यूज होते हैं, तो स्टेबलाइजर का काम क्या होता है कि भाई जो इनपुट सप्लाई आ रही है घर में, जो भी डोमेस्टिक सप्लाई आ रही है, अगर उसमें फ्लक्चुएशन भी होता है तो वो स्टेबलाइजर उसको कंपनसेट कर दे, और जो डिवाइस में जा रहा है, देखिए मैं ऐसे बताऊं आपको, भाई ये हमारी मान लीजिए इनपुट सप्लाई आ रही है घर में, इनपुट सप्लाई, ठीक। अब क्या है, ये हमारा कोई भी डिवाइस है, मान लीजिए हमने कहा से फॉर एग्जांपल कुछ भी मान लीजिए, हमारा से फ्रिज है, ठीक। अब इसको अगर हमने डायरेक्ट जोड़ा हुआ है तो क्या होगा कि मान लीजिए इनपुट सप्लाई हमारी आ रही है 220 वोल्ट पे, तो ठीक है 220 वोल्ट जा रहा है, फ्रिज हमारा काम कर रहा है। मान लीजिए सपोज कीजिए ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू एनी फॉल्ट इन ट्रांसफार्मर और ड्यू टू एनी रीजन,
सपोज कीजिए ये सप्लाई पहुंच गई जो है 440 वोल्ट पे, तो क्या होगा, हमारा ये डैमेज कर जाएगा। क्यों कर जाएगा? क्योंकि भाई ये जो हमारी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो 220 वोल्ट से एक सर्टेन रेंज तक जो डिफाइंड है ना, कि उस पर ही काम करेगा। उसका जो सर्किट है, अगर आप वोल्टेज उसका जस्ट डबल कर दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये डैमेज कर जाएगा। तो इसको बचाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि इसके बीच में, अब तो खैर नए उसमें इनबिल्ट स्टेबलाइजर आ रहे हैं, यहां पे हम कोई रेगुलेटर सर्किट कह लीजिए, चाहे स्टेबलाइजर कह लीजिए, यहां पे हम रेगुलेटर लगा लेते हैं। ठीक, इसका काम क्या होता है कि भाई यहां पे अगर इनपुट सप्लाई में फ्लक्चुएशन भी हो रहा है तो भी हमको यहां पे अगर कांस्टेंट 220 वोल्ट चाहिए तो वो हमको मिले। यही काम होता है रेगुलेटर का। ठीक है, अगर यहां पे हमारा से सपोज कीजिए 220 तो वो है रिक्वायर्ड इनपुट। ठीक, सपोज कीजिए यहां 200 वोल्ट आ रहा है तो भी हमको यहां 220 मिले। सपोज कीजिए यहां पे 350 वोल्ट हो गया तो भी हमको यहां 220 मिले। तो ये काम ये रेगुलेटर सर्किट करता है। ठीक, और ये रेगुलेटर सर्किट क्या होता है वो इधर बना रहे हैं हम। ठीक, वही इसको डिस्कस कर रहे हैं कि यहां पे हम कोई भी इनपुट सप्लाई देंगे और हम ये चाहते हैं कि हमको यहां पे आउटपुट कांस्टेंट मिले, यानी ये रेगुलेटर हम इस जगह लगा दें, हमारा ये डिवाइस सेफ रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल कुछ नहीं करेंगे, यहां पे हम एक जीनर डायोड लगा देंगे। ये समझ रहे हैं आप? अब इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि मान लीजिए जैसे 10 वोल्ट पे है, आई करंट इसमें जा रही है, जीनर में हमारी IZ जा रही है और इधर हमारी IL आ रही है। ठीक, और VL इक्वल टू क्या हो गया, VL इक्वल टू IL RL हो गया। ठीक, अब क्या होगा कि मान लीजिए वोल्टेज हमारा बढ़ गया। अच्छा, इस यहां पे कुछ और मान लीजिए, सपोज कीजिए यहां पे 5 मिली एम्पियर करंट है, तो यहां पे हमारी ये 2 मिली एम्पियर जा रही है और यहां पे 3 मिली एम्पियर आ रही है। ऐसे समझ लीजिए ये 5 मिली एम्पियर ऐसे डिवाइड हो जा रही है। अभी क्या होगा कि सपोज कीजिए वोल्टेज हमारा बढ़ गया, ये हो गया 15 वोल्ट। 15 वोल्ट से क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है यहां पे क्या होगा, करंट बढ़ जाएगी। करंट बढ़ गई, मान लीजिए कि ये हो गई करंट 7 मिली एम्पियर। ठीक, तो अभी क्या होगा कि ये जो 7 मिली एम्पियर है इसमें इधर तो 3 मिली एम्पियर ही जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि ये जो VZ है ये कांस्टेंट है इसके क्रॉस वोल्ट, यानी इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहेगा। भाई जो वोल्टेज यहां पे है AB पे, वही वोल्टेज तो आपका यहां पे भी है CD पे। तो जो वोल्टेज यहां पे है वही यहां पे रहेगा। तो जो बढ़ी हुई करंट है 7 में से 3 इधर चली जाएगी और 4 मिली एम्पियर इधर आ जाएगी। ये और आपका आउटपुट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? सिमिलरली अगर हमने कहा कि मान लीजिए वोल्टेज हमारा कम हो गया, 5 वोल्ट रह गया। ठीक, 5 वोल्ट रहने से क्या हुआ, हमारी करंट यहां पे केवल रह गई 4 मिली एम्पियर। ठीक, 4 मिली एम्पियर तो क्या होगा, इधर तो ये चूंकि ये वोल्टेज कांस्टेंट है, ये वोल्टेज कांस्टेंट है, तो यहां तो 3 मिली एम्पियर जाएगा। बाकी जो करंट है 1 मिली एम्पियर वो यहां आ जाएगी। तो तब भी आपको इस केस में भी यहां पे आपको कांस्टेंट आउटपुट मिलेगा। तो जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर इसी तरह काम करता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज इसका यही है कि जीनर डायोड एक्ट एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है ना, ये हो गया आपका फर्स्ट थिंग। अब आ जाइए सेकंड, जो हमने कहा था, सेकंड क्या कहा था कि फॉर इलेक्ट्रिक मीटर प्रोटेक्शन। वो तो खैर इजी है, जो घरों में इलेक्ट्रिक मीटर लगे होते हैं या कहीं पे भी अगर आपको उसको सेफ रखना है तो आप क्या करेंगे कि भाई वही जो हम आपसे बात कर रहे थे, सेकंड क्या है आपका, इलेक्ट्रिक मीटर प्रोटेक्शन।
इलेक्ट्रिक मीटर प्रोटेक्शन। ठीक, इसमें क्या होगा कि भाई जो इलेक्ट्रिक मीटर लगे हुए हैं, मान लीजिए उसमें बाहर से ड्यू टू फ्लक्चुएशन ज्यादा सप्लाई आ गई, ज्यादा वोल्टेज आ गया, ज्यादा करंट आ गई, तो क्या होगा कि वो डैमेज हो जाएंगे। ठीक, तो उनको डैमेज से बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि उनके पैरेलल में, ठीक है, सिंपल, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ये वायर आ रहा है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और उसके बाद ये हमारा मीटर लगा है, ठीक है, और फिर ये अपना आगे चला गया। तो अब इधर से जो इनपुट करंट आ रही है, अगर वो किसी भी कारणवश बहुत हाई हो जाती है तो क्या होगा, ये मीटर डैमेज हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको डैमेज से बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसके पैरेलल में, वही जो अभी वोल्टेज रेगुलेटर वाला आपने कॉन्सेप्ट देखा था, यहां पे हम एक जीनर डायोड लगा देंगे, ये ऐसे बाईपास करने के लिए, ठीक है ना। इसको सिंबल बना दीजिए इसका ऐसे। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि जो इधर जो करंट जानी थी वो उतनी करंट जाएगी, और जो ज्यादा करंट आई है इधर से वो इसके थ्रू मीटर को बगैर डैमेज किए हुए बाईपास हो जाएगी। क्लियर? मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखिए सपोज कीजिए, मान लीजिए इसके यहां से हमने कहा कि 10 मिली एम्पियर करंट आ रही है, या अगर इलेक्ट्रिक मीटर की बात करते हैं तो मान लीजिए कि से 5 एम्पियर करंट आ रही है। ठीक, अब जब ये नहीं लगा हुआ है, ठीक, तो 5 एम्पियर इसमें जा रही है, और ये 5 एम्पियर पे यूज होने में कोई दिक्कत नहीं इसको, तो अपना करंट फ्लो कर रही है मीटर के थ्रू। अभी क्या हुआ, ड्यू टू एनी रीजन इधर इनपुट की तरफ से क्या हुआ कि ये 5 की बजाय से 10 एम्पियर हो गया। अब अगर 10 एम्पियर करंट इसमें जाएगी तो मीटर डैमेज हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं कि ये हम एक जीनर डायोड इसके साथ पैरेलल में लगा देते हैं। इसमें फिर वही सीन होता है कि इधर जो 5 एम्पियर जानी थी वो जाएगी, और जो बची हुई करंट है वो इसके थ्रू बाईपास हो जाएगी। तो इससे क्या रहता है कि आपका मीटर सेफ रहता है। तो ये इसका सेकेंड यूज हो गया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मीटर। अब आ जाइए थर्ड यूज पे। थर्ड है, मैंने बताया था आपको क्या है, वेव शेपिंग, फॉर वेव शेपिंग। ठीक है, तो वेव शेपिंग में इसका इस्तेमाल कैसे होगा, बहुत सिंपल है। इसमें क्या करेंगे भाई, आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि ये हमारा इनपुट सिग्नल है, ये जैसे आप साइनसॉइडल सिग्नल आप सब लोग जानते होंगे, ठीक है, ये हमारा वो वोल्टेज हो गया, टाइम हो गया, ये हमारा इनपुट सिग्नल है। ठीक, सपोज कीजिए 0 और मैक्सिमम वैल्यू हमने कहा कि ये से -10 और ये +10 वोल्ट। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, वेव शेपिंग, मतलब हमने कहा कि भाई ये जैसे ही यहां 8 वोल्ट पे पहुंचे या यहां निगेटिव में -8 पे पहुंचे, उस पे कांस्टेंट हो जाए। ठीक, तो यानी हमें जो वेव फॉर्म चाहिए वो ऐसे चाहिए, ये ऐसे 8 वोल्ट तक पहुंचा, कांस्टेंट हो गया, फिर लौटा, फिर 8 वोल्ट तक पहुंचा, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर लौटा, इस तरह चाहिए हमें, ये इस तरह। ये हो गया वोल्टेज, और ये आपका अगर ऐसे ऊपर जाता और इस तरह, तो ये मान लीजिए होता आपका 10 वोल्ट, ये हमको चाहिए कि इसको 8 वोल्ट पे ही रोक देना है। इधर ऐसे ही -10 वोल्ट तक जाता, हमको इसको -8 वोल्ट पे ही रोक देना है। तो अगर ये इनपुट वेवफॉर्म है और हमको ये आउटपुट चाहिए, इफ दिस इज इनपुट एंड दिस इज रिक्वायर्ड आउटपुट, तो इस वेवफॉर्म से ये वेवफॉर्म अगर आपको चाहिए तो इसके लिए जीनर डायोड का यूज किया जाता है। कैसे यूज करते हैं इसका मैं आपको सर्किट
ड्रॉ कर देता हूं, आपको खुद ही ये वेव फॉर्म बनी रहने दीजिए, मैं सर्किट ड्रॉ करता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा कैसे। ठीक है, इसमें देखिए क्या करते हैं, इसमें सिंपली आप क्या करेंगे, आपने इनपुट सप्लाई दिया, सपोज कीजिए से ये हो गया आपका इनपुट टर्मिनल, ठीक, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, और यहां पे आप क्या कीजिए, आप लगा दीजिए 2 जीनर डायोड। 2 क्यों लगा रहा है ये भी मैं आपको बताता हूं, एक ऐसे और दूसरा ऐसे, ठीक, ये आपकी इनपुट सप्लाई यहां पे जा रही है इस तरह, क्लियर, ये आर हो गया, और यहां पे आप आउटपुट आउटपुट आप यहां पे मेजर, यहां आउटपुट लेंगे आप हियर, ठीक, ये आपका इनपुट है। अच्छा मान लीजिए, और हमने ये एग्जांपल बताया था आपको 10 वोल्ट का और 8 वोल्ट का, तो इसी को लेके चलिए, मान लीजिए ये मैक्सिमम 10 वोल्ट है और इधर ऑब्वियस सी बात है माइनस का 10 वोल्ट, ठीक है, इसको एक्सिस पे ही ड्रॉ कर लीजिए ये, ठीक है। अभी क्या होगा कि देखिए जब पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, ठीक, यहां आपने सप्लाई दी 0 1 2 3 4 5, तो ये तो फॉरवर्ड बायस है, इसका कोई रोल नहीं है, ये आपका क्या है, रिवर्स बायस, ठीक। अच्छा इनका ये क्या है, VZ क्या दिया हुआ है इनका 8 वोल्ट, ऐसे समझिए 8 वोल्ट, ठीक। तो जब तक ये 8 वोल्ट से कम होगा, जब आप ऐसे सप्लाई यहां पे दे रहे हैं, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तो क्या होगा, ये तो फॉरवर्ड बायस है, कोई दिक्कत नहीं, इससे करंट बहेगी, लेकिन इसका VZ कितना है 8 वोल्ट, तो जब तक इनपुट सप्लाई 8 वोल्ट से कम रहेगी ये ओपन सर्किट रहेगा, और जब ये ओपन सर्किट रहेगा तो जो वोल्टेज आप यहां दे रहे हो वही आपको एज इट इज यहां मिल जाएगा। इसका मतलब 0 से 8 वोल्ट तक हम जो इनपुट दे रहे हैं वही हमको मिलेगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही 8 वोल्ट के बाद क्या होगा, ये ब्रेकडाउन हो जाएगा। ब्रेकडाउन होने से क्या होगा, इसमें करंट फ्लो करने लगेगी, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना रहेगा 8 वोल्ट। तो जब तक ये ब्रेकडाउन में रहेगा ये 8 वोल्ट रहेगा, ये देखिए ये। फिर जब यहां से आ जाइए यहां पे, फिर जब ये 8 वोल्ट से कम वैल्यू होगी इसकी, फिर ये ओपन सर्किट हो जाएगा, तो फिर आपको यही आउटपुट मिलेगा, ये मिला। अब निगेटिव हाफ साइकिल में यही काम ये वाला डायोड करेगा। अगर ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, तो ये तो फॉरवर्ड बायस है, ये रिवर्स बायस है, ठीक। ये तब तक ओपन सर्किट रहेगा जब तक कि 8 वोल्ट से कम है, और जैसे ही ये 8 वोल्ट से ऊपर होगा ये इसके थ्रू करंट फ्लो करने लगेगी, तो यहां पे हमको 8 वोल्ट मिलेगा ये। और फिर 8 वोल्ट से जैसे ही कम होगा, देखिए ये आपको समझना पड़ेगा, ये इससे जैसे ही आप 8 वोल्ट से कम जाएंगे फिर ये ओपन सर्किट हो जाएगा, और जो आप इनपुट दे रहे हैं वही आपको यहां पे मिलेगा। तो इस तरह आप वेव शेपिंग सर्किट डिजाइन कर सकते हैं जीनर डायोड की हेल्प से। आई होप कि आपको ये टॉपिक एकदम क्लियर हो गया होगा। जीनर डायोड के एप्लीकेशन एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, सेकंड हो गया आपका इलेक्ट्रिक मीटर प्रोटेक्शन, और थर्ड हो गया आपका फॉर द वेव शेपिंग सर्किट। आई होप कि ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं या मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके प्रीवियस भी मैंने जीनर के 2-3 वीडियोस डाली हुई हैं, और भी सेमीकंडक्टर फिजिक्स की वीडियोस जो मेरे चैनल पर। अगर आप इस तरह डीपली इसको पढ़ाई करेंगे तो केवल बीटेक और सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपकी गेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी डीप तैयारी होती रहेगी, क्योंकि फंडामेंटल क्वेश्चंस ही आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। वहां कोई थ्योरेटिकल और सब्जेक्टिव और उस तरह के नहीं आते हैं एज पर एज गेट एंड अदर ऑब्जेक्टिव टाइप कंपटीशन आर कंसर्न, ठीक है। और फिर आगे चल के जब आईईएस वगैरह के लिए आप तैयारी करिएगा, उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो उसको फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। अगर आपको मेरी पहले की भी डाली हुई वीडियो और ये वीडियो यूजफुल लगती है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।